नमस्कार, जय विश्वर। आपके अपने YouTube चैनल बायोकेम बाय बायसेस में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम अनंत कुमार है और मैं कक्षा 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो आज हम रसायन विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका रसायन विज्ञान का चौथा लेक्चर है कक्षा 10 का। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 4 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं और 5वां लेक्चर में हम शायद कंप्लीट कर लें, तो 5 लेक्चर तक होगा ये। तो यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं वियोजन क्रिया के प्रकार। तो वियोजन क्रिया के प्रकार 3 होते हैं, उसमें वियोजन क्रिया, प्रकाशीय वियोजन क्रिया और विद्युत वियोजन क्रिया। जिसमें उसमें वियोजन क्रिया इसके चौथे लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं प्रकाशीय वियोजन क्रिया से। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, बहुत सिंपल है। इसके पहले हमने वियोजन क्रिया की परिभाषा समझी है कि जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन क्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन क्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए बाहर से चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और या फिर विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो जब वियोजन अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हो तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन क्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझ लेते हैं इसका। उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे जो कि किस प्रकार का होगा, धूसर रंग का होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एकल अभिकारक है, एक ही है सिल्वर क्लोराइड, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। ठीक है, धूप में रख देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, Ag मिल जाएगा सॉलिड, ये भी रहेगा सॉलिड, और प्लस क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस मिल जाएगा। एक मिनट, ये दूसरा रंग का नहीं होगा, ये रहेगा सफेद रंग का, ये सफेद रंग का रहेगा और ये किसमें बदल जाएगा, धूसर रंग में बदल जाएगा। ठीक है, धूसर रंग में। तो AgCl को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा। अब यहाँ पे Cl कितने हैं, 1। यहाँ पे कितने Cl हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। अब 2 Ag भी हो गया, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वैलेंस समीकरण। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया कि जब वियोजन क्रिया को पूर्ण करने के लिए हम प्रकाश की आवश्यकता ले, मतलब प्रकाश की उपस्थिति हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वियोजन क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहेंगे हम, दूसरे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेते हैं AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन को चाहे अपघटन को। ठीक, तो इसमें भी हम वही वैसे एकदम प्रक्रिया होगी, इसमें भी AgBr ले लेंगे। ठीक है, सॉलिड रहेगा, इसको भी हम क्या रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। यहाँ भी हमको फिर क्या मिलेगा, Ag मिलेगा और ब्रोमीन गैस मिल जाएगा, Br2। ठीक है, ब्रोमीन गैस मिल जाएगा और ब्रोमीन सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे, लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमारा ये भी यहाँ पे क्या रहेगा, सफेद रंग का रहेगा। ठीक है, सफेद रंग, ये पूरा सिल्वर ब्रोमाइड सफेद रंग का रहेगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही धूसर रंग का हो जाएगा, ये ब्रोमीन गैस है, मैं लिख भी देता हूँ अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है। तो ब्रोमीन गैस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लोरीन गैस। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है, ये हमारा सिल्वर है और इसको हमने लिखा है सिल्वर क्लोराइड। इसमें हम नोट समझते हैं कुछ, जैसे नोट हमारा क्या हो जाएगा इसमें कि उपर्युक्त माने जो ऊपर लिखना है, उपर्युक्त अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं का उपयोग पहले श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता था। आपने देखा होगा कि जो पहले के जितने भी मूवी थे या फिर जो चित्र थे
उनका जो कलर होगा वो केवल दो ही कलर होगा, एक ब्लैक होगा एक व्हाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पुराने जब तस्वीरें खींची जाती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाशीय वियोजन क्रिया, जिसमें एकल विकारों को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पे अब तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हम क्या समझते हैं, देखो बहुत सिंपल ये भी है, बस कहाँ लिख देंगे, एकल विकारों को तोड़ने के लिए जहां प्रकाश है वहां पे विद्युत लग देंगे, हो जाएगा परिभाषा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, या विद्युत के द्वारा एकल अभिकारक को तोड़ा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन क्रिया कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम पहला क्या समझ लेंगे, पहला हम समझ लेंगे कि जैसे जल का विद्युत वियोजन। ठीक है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या लेंगे ना, हम एक टब ले लेंगे। ठीक है, एक टब ले लेंगे, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, एक टब हो जाएगा। इस टब में क्या कर लेंगे, पानी भर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मतलब पानी भरने के पहले यहाँ पे हम छेद कर लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक ग्रेफाइट लगा देंगे, यहाँ पे रबड़ लगा देंगे। ठीक है, तो इसको बाहर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी पेंसिल दोनों तरफ से छील लेंगे तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट लगा देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक, इसे हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी यानी सेल से जोड़ देंगे। ये मान लो कि हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ही रहा है, ये माइनस ही रहा है। इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, इसके ऊपर हम परत नली रख देंगे। ठीक है, अब याद रखना ये हमारा जल है, जल में हमने ग्रेफाइट रखा है और दो ग्रेफाइट लिए हैं और दोनों के ऊपर परत नली रख दिया है, उधर ऊपर खाली है। यहाँ से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, जल भी रहेगा, विद्युत का प्रवाह होगा। और जब विद्युत का प्रवाह होगा तो जल का अपघटन हो जाएगा, यानी जल टूट जाएगा। अब जल किन किन चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि जो हमारा H2O होगा लिक्विड स्टेज में, यहाँ पे अगर हम विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा अगर प्रवाह करते हैं तो हमारा बन जाएगा H2 प्लस O2 में बन जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है। तो जो हमारा प्लस वाला होगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन गैस। और जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज पे क्या बनेगा, माइनस चार्ज पे बनेगा हाइड्रोजन गैस। हमने क्या देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन गया, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो एकल विकारक है और इसको हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जल है। जल का जो रासायनिक नाम होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। जल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब इसी में हम क्या कर लेंगे, इस फिगर को ध्यान में रखेंगे ना। अब इसमें देखेंगे इसका बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या समझ लेते हैं, NaCl का विद्युत अपघटन। NaCl माने सोडियम क्लोराइड, इसका विद्युत अपघटन। NaCl ले लेंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेज रहेगा इसको, इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें भी Na प्लस Cl बनेगा। ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, ये दोनों लिक्विड स्टेज में क्या करेंगे, आयनों में तब्दील हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा विद्युत वियोजन क्रिया का। तो यहाँ पे वियोजन क्रिया हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं विस्थापन क्रिया क्या होती है। ठीक है, हम 5 क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया, द्वितीय विस्थापन क्रिया और अपचय पचय यानी रेडॉक्स क्रिया। तो हम यहाँ पे तीसरा शुरू कर देते हैं। तो तीसरा हमारा हो जाएगा विस्थापन क्रिया। तो हेडिंग हम बना लेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन का मतलब कोई एक अभिकारक होगा
जो किसी दूसरे धातु को, तत्व को, जो किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कोई धातु होगा या कोई तत्व होगा जो ज्यादा क्रियाशील है, उससे कम क्रियाशील वाले धातु या तत्वों को उसके विलयन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इसे हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसी रासायनिक अक्रिया, ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित यानी हटा देता है, विस्थापित कर देता है उसे, यानी उस अक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम समझेंगे। कोई क्रियाशील धातु होगा जो कम क्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो कौन ज्यादा क्रियाशील है, इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो धातुओं की ऐसी श्रेणी जिसमें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है, यानी घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है, उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है और सबसे नीचे पायदान पर कौन आता है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझना। देखो, लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये हो जाएगी हमारे धातुओं की क्रियाशीलता। जितना इंपोर्टेंट है उतना मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो इसको याद रखना, ऊपर जाने पर क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। ऊपर जाने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा क्रियाशील है, जो जितना नीचे है वो उतना ज्यादा कम क्रियाशील है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें हम क्या लिखेंगे, तो पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसमें कि देखो पहला एग्जाम्पल समझेंगे कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबाने पर, ठीक है। लोहे की कील डुबाने पर क्या होता है, तो कापर सल्फेट का फार्मूला याद होना चाहिए ना। कापर सल्फेट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उसका कि कापर सल्फेट होता है CuSO4। अब कापर सल्फेट का जलीय विलयन होना चाहिए, माने एक्वस सॉल्यूशन। AQ हम किसे प्रदर्शित करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पहले वाले लेक्चर में जाके, दूसरे पहले वाले लेक्चर में जाके देख लो, ठीक है। तो कापर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील डुबोएंगे। लोहे की कील माने आयरन, यानी Fe डुबोएंगे। Fe क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। इसको डुबो देंगे। अब देखो Fe ज्यादा क्रियाशील होता है, कापर कम। देखो Fe ऊपर है ना, Fe ऊपर है, कापर नीचे, इसका मतलब ये कम क्रियाशील है। तो Fe क्या करेगा, इसको उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक है। ये कापर सल्फेट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कापर सल्फेट। रंग इसका ना नीला रहता है, नीला रंग रहता है। और आयरन को आप देखते जानते हो कैसा होता है। जब करेंगे तो आगे तीन का निशान है, तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, Fe इससे क्या कर लेगा, Fe पे 2 पॉजिटिव होते हैं, कापर पर भी 2 पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस होते हैं और Fe पे 2 पॉजिटिव। तो इस पर होंगे 2 पॉजिटिव, इस पर होंगे 2 माइनस, तो ये दोनों आपस में कर देंगे तो FeSO4 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जलीय विलयन। और कापर क्या हो जाएगा, सॉलिड, अकेला हो जाएगा, कापर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। फेरस सल्फेट अगर जलीय विलयन, उसका रंग कैसा रहेगा, हरा रहेगा। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिख लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट नहीं, लेड नाइट्रेट नहीं। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। कापर सल्फेट के विलयन में, कापर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, अब कापर सल्फेट लेंगे, ठीक। कापर सल्फेट CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, जिंक मिला देंगे, सॉलिड होता है।
अब जिंक देखो ऊपर है, इसका मतलब क्रियाशील ज्यादा है, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा और ये जलीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन आधा ऊपर है आधा नीचे ना, इसको ध्यान से समझ के लिख लेना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं जैसे लिख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट के विलयन में, सोडियम नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम मिलाने पर, पोटेशियम मिलाने पर देखो सोडियम कम क्रियाशील है, तो सोडियम क्या होता है, Na होता है, सोडियम नाइट्रेट Na पे एक प्लस होता है, NO3 पे एक माइनस, तो दोनों मिल जाएंगे। सोडियम नाइट्रेट में क्या मिला देंगे हम लोग, पोटेशियम मिला देंगे, तो बन जाएगा KNO3 और प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम। ठीक है, वैसे तो सोडियम पोटेशियम को सामान्य क्रिया में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनको जल या ऑक्सीजन अगर समान रूप से मिल जाए तो ये जलने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनको क्रिया में हम शामिल ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि विस्थापन क्रिया के हैं। ठीक है, अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। जो अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। ठीक है, और भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं दोबारा क्या करूंगा, आपको बना के वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, पोस्ट करके लिख लीजिए, या फिर इसको देखो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओगे तो आपको आगे चल के फायदा होगा, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपको वो रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पे हम चौथा प्रकार जो समझने वाले रासायनिक क्रियाओं के, वो है हमारा द्विविस्थापन क्रिया। ठीक है, तो हम समझते हैं द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है। देखो द्विविस्थापन का मतलब 2 बार विस्थापन हो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया को हम एकल विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन क्रिया है जहां पे 2 प्रकार का विस्थापन होगा। तो ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। देखो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को द्विअपघटन या उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो समझा गया, तो इस अभिक्रिया को हम उभय अपघटन कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बता रहा है, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, होता है, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम द्विअपघटन क्रिया या उभय अपघटन क्रिया भी कहते हैं। द्विअपघटन क्रिया क्यों कहते हैं, द्विअपघटन क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 बार अपघटन होता है, क्योंकि जब 2 बार टूटेगा तभी तो 2 बार विस्थापन हो सकेगा। तो एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। उदाहरण पहला देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अब सोडियम सल्फेट के विलयन में हम क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो हमको मिलता है बेरियम सल्फेट और प्लस क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम Na पे 1 पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4 पे 2 माइनस होते हैं। तो इसको सूत्र बनाने के लिए क्या ध्यान में रखेंगे कि यदि सोडियम पर 1 पॉजिटिव होता है और सल्फेट पे 2 माइनस होते हैं, 2 माइनस, तो इसका 2 इसके पास चला जाएगा, इसका 1 इसके पास चला जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। 1 लिखा नहीं जाता तो इसको लिखेंगे नहीं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा Na2SO4। AQ मैंने क्यों लिखा है, जलीय विलयन के लिए, क्योंकि जलीय विलयन होना चाहिए। प्लस क्या है, बेरियम क्लोराइड, Ba पर 2 पॉजिटिव होते हैं और Cl पर 1 माइनस, तो इसका 1 माइनस इधर आ नहीं सकते, इसका 2 पॉजिटिव इधर जा सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे BaCl2। ये भी करेगा, ये भी रहेगा जलीय विलयन। ठीक है, अब ये आपस में अपने आयनों का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान। जैसे मान लो ये तो माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है और ये क्या होता है, ये माइनस होता है, इसमें ये प्लस होता है और इसमें ये प्लस होता है। तो अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस के बीच, यानी जो आयनों का समुच्चय बनता है वो प्लस और माइनस के बीच में होता है।
तो इसके पास जो माइनस है वो इसके प्लस के साथ अक्रिया कर लेगा और इसके साथ जो माइनस है वो इसके प्लस के साथ अक्रिया कर लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे Na एक प्लस होता है, Cl एक माइनस होता है, तो Na Cl बन जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट पहले बेरियम सल्फेट बनाते हैं, तो Ba पे 2 पॉजिटिव, SO4 पे 2 पॉजिटिव, तो दोनों पे क्या कर लेंगे, दोनों बराबर है, यहाँ पे सीधा जोड़ के ऐसे लिख देंगे BaSO4 और ये क्या बनेगा, अवक्षय प्राप्त होता है। यानी जब भी किसी प्रक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त हो या अविलेय पदार्थ प्राप्त हो तो उसे अवक्षेप नाम देते हैं। तो यहाँ पे पीपीटी का मतलब अवक्षेप होता है, यानी प्रेसिपिटेशन, इसको मैंने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिल जाएगा, NaCl एक क्यूब मिल जाएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तथा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। तो दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, हम डायरेक्ट क्रिया करके देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट यानी Pb और NO3 का ट्वाइस, देखो Pb पे 2 पॉजिटिव होते हैं, NO3 पे 1 माइनस होता है, तो 1 माइनस यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा और इसका 2 पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, तो Pb NO3 का ट्वाइस हो गया, क्योंकि अगर हम 2 लिख देंगे तो 32 जाएगा, बिना ब्रैकेट लिख देंगे तो 32 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके। और प्लस क्या दिया है, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, दोनों पर 1 प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इनका जलीय विलयन हम लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होगा इसमें, अब देखो इसमें भी आयनों का आदान प्रदान होगा, ये माइनस होता है जैसे कि इसमें होता था, उसी प्रकार इसमें क्या समझेंगे, ये माइनस है और ये क्या है, ये माइनस है, इसमें ये प्लस है और इसमें ये डबल प्लस है, तो ये प्लस वाला इस माइनस से अप्लाई करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे Pb। अब देखो इसके 2 पास है, इसके पास 2 पॉजिटिव है, इसके पास 1 ही है, तो 1 इसके पास आएगा और इसका 2 इसके पास जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता तो हम लिखेंगे PbI2। ये भी क्या प्राप्त होता है, पीपीटी प्राप्त होता है, यानी अवक्षय प्राप्त होता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अप्लाई कर लेगा, दोनों पर 1 1 पॉजिटिव, सीधा जोड़ के लिख देंगे KNO3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे इसका क्या प्राप्त होता है, जलीय विलयन, रिएक्शन बैलेंस नहीं, यहाँ पे NO3 2 है और यहाँ पे NO3 केवल 1 है, तो यहाँ पे आगे हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, अब पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन मतलब आयोडीन भी 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब हमारा क्या प्राप्त हुआ, इसको लेड बोलते हैं, लेड, इसको आयोडाइड बोलते हैं, आयोडाइड, लेड आयोडाइड, प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त होगा। और हम कोई उदाहरण देख सकते हैं, और उदाहरण क्या देख सकते हैं, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जैसे हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें देखेंगे क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना। सिल्वर नाइट्रेट माने सिल्वर माने Ag, नाइट्रेट माने NO3, दोनों पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों को ऐसे लिखेंगे। मैग्नीशियम होता है Mg डबल प्लस होता है, Cl होता है 1 माइनस, इसका 2 इसके पास जाएगा, MgCl2, दोनों का क्या रहेगा, जलीय विलयन रहेगा। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, AgCl। ठीक है, AgCl मिल जाएगा, इस अवस्था में ये एक सोल्यूशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि सभी में अवक्षेप का निर्माण हो, बस द्विस्थापन क्रिया कहता है कि आयनों का आदान प्रदान हो जाए, किसी भी तरीके से आयनों का आदान प्रदान हो जाए। ठीक है, तो Mg NO3 से क्रिया करेगा, तो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Mg पे होते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, तो NO3 पर वो पॉजिटिव चार्ज ट्वाइस में चले जाएंगे, तो यहाँ पर इसका भी क्या प्राप्त होगा, ये। तो यहाँ पे NO3 है ना, यहाँ पे 2 Cl है, तो 2 Cl बनाने 2 का गुणा 2 Ag हो गया, तो 2 Ag के लिए 2 का गुणा, NO3 भी 2 हो गया, यहाँ पर भी NO3 2 है, तो रिएक्शन कैसा है, संतुलित है, ये रिएक्शन हो गया संतुलित। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या बना, AgCl माने सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यहाँ प्राप्त हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त हो गया, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट प्राप्त हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा एक, अब देखो जितने भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो वो भी एक प्रकार के द्विविस्थापन क्रिया होते हैं। चलो अच्छा एक एग्जांपल उसका हम समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम कोई अम्ल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्षार लिखेंगे, तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। अम्ल माने HCl ले लेते हैं, क्षार माने NaOH ले लेते हैं। अब इसमें देखो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो आयनों का आदान प्रदान करेंगे, NaCl के साथ अक्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। और OH के साथ क्रिया कर लेगा तो H2O बना लेगा, ये लिक्विड प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लेना इसको कैसे प्राप्त हुआ। ये भी प्रकार का जितने भी अम्ल क्षार की क्रिया यानी रासायनिक क्रिया है वो सभी किस प्रकार की क्रिया दर्शाते हैं, द्विविस्थापन क्रिया। तो यहाँ पर हमको बन जाता है लवण और प्लस क्या बन जाता है, जल। ठीक है, अब हम नोट में समझते हैं थोड़ा सा। नोट नंबर 1, अब जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे नहीं, अवक्षेप का निर्माण। जैसे इन दोनों रिएक्शन में देखेंगे, इन दोनों रिएक्शन में तो हमारा पीपीटी यानी अवक्षेप बना है, तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के रिएक्शन है, तो ये है वो अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि
जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का, अवक्षेप माने अविलेय पदार्थ, ठीक है, किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण, उसे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। पहला और दूसरा उदाहरण जो द्विस्थापन क्रिया का है वही इसका एग्जांपल है, आप लिख लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा नोट लिख रहे हैं। दूसरा नोट क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको पहले वाले में हमने नहीं बताया था तो इसमें बता देते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया माने इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसमें उस क्रिया की ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए किसी ऊर्जा को लिया जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा को लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा को लिया जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा ली जा रही है ना, अवशोषित की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, हाँ, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अवशोषित की जाती है, आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या लिखते हैं थोड़ा सा? सभी वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको ध्यान में समझेंगे। जितने भी वियोजन क्रिया हम देखते हैं उसमें भी किसी भी एकल कारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, प्रकाश हो या विद्युत हो, है तो एक प्रकार की ऊर्जा ही। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है या फिर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। अब इसके बाद हमारा पांचवा प्रकार जो बचता है, वो पांचवा प्रकार क्या है? वो पांचवा प्रकार है हमारा अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, तो हम पांचवा हेडिंग क्या बना लेते हैं? अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया माने रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? देखो, अगर अपचयोपचय को जब हम तोड़ेंगे ना तो हमें दो शब्द मिलेंगे, एक अपचय मिलेगा और एक उपचय मिलेगा, यानी एक अपचयन मिलेगा और एक उपचयन मिलेगा। तो समझते हैं कि ये इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का उपचयन माने ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब ये तो परिभाषा हो गई जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ, किसी एक अभिकारक का उपचयन हो रहा हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो। पहले दो शब्द याद रखिए, उपचयन और अपचयन। ठीक है, एक पदार्थ का अपचयन, दूसरे पदार्थ का उपचयन, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयोपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, मतलब इसको हम पहले समझ लेते हैं ना, अपचयन उपचयन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे उपचयन। ठीक है, उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ क्या समझ लेते हैं? अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, इसलिए यहां से रीड ले लिया गया और यहां से ऑक्स, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
यहाँ से ले लिया गया रेड और यहाँ से ले लिया ऑक्स, इसलिए इसको दोनों को मिलाकर बोलते हैं रेड ऑक्स ऑफ। ठीक है, देखो उपचयन क्या होता है। उपचयन होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उस प्रक्रिया को उपचयन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि इसमें क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है कि उसी पदार्थ में, ठीक है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर उस पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है, अगर इसमें हाइड्रोजन की कमी हो तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यानी अधिक हो इसमें। तीसरा क्या समझ लेते हैं, तीसरा हमको देखो समझना मेन क्या है ना, तीसरा हमको 11th में समझना, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन की कमी हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की भी कमी हो रही है तो उसको भी क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपचयन और उपचयन। ठीक है, देखो एग्जांपल में थोड़ा समझते हैं ना, एग्जांपल में क्या हो गया। देखो एग्जांपल क्या है इसका, कि मान लो कि हमने कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया, जलाया। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ के क्या बना लेगा, CuO। ठीक है, CuO बन जाएगा और ये कैसा होता है, इसका कलर यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसको कॉपर कहेंगे, इसको ऑक्सीजन कहेंगे, इसको कहेंगे कॉपर, इसको क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे। रंग किसका कैसा होता है, इसका काला होता है। जब भी आप कॉपर के तार को जलाएंगे तो काला हो जाएगा ना, वही कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, कॉपर में इस रिएक्शन के पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं था ना, ये तो जुड़ रहा है ना, बाहर है, जुड़ने वाला है, तो इसी ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हो जाती है तो बन जाता है CuO। तो कॉपर में 0 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, अगर देखें तो कॉपर में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर में कुल मिला के मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ही क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो हो गया ना उपचयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ही लेते हैं और इस पे हमने क्या प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दिया। अब हमने कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दिया, तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा H2O और कॉपर के पास फिर अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर के पास 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर के पास 0 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये अपचयन है, ये उपचयन है। वैसे तो समझे तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में यदि एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन जरूर होता है, इसको याद रखना है। तो इसमें भी अपचयन उपचयन हो रहा है, इसमें भी अपचयन उपचयन हो रहा है, लेकिन हाईलाइट में क्या कर रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें उपचयन मेन चीज हो गया, और इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन हट रहा है यानी कमी हो रही है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उपचयन अपचयन प्रक्रिया। ठीक है, अगर हम कुछ अन्य उदाहरण देखना चाहें, जैसे कि कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है, अगर हम कुछ अन्य उदाहरण देखना चाहें किसकी, अपचय उपचय क्रिया की, तो बहुत सिंपल है, हम देख सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया है, हमने ZDNO में जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दिया। जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाने पर क्या हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई, और जबकि कार्बन में क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया उपचयन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पे ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसी का ही एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा MnO2 और यहाँ पे हो जाएगा HCl। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि NCERT में दिया गया तो जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे हो जाएगा MnO2 और यहाँ पे हो जाएगा HCl। तो इसमें क्या होगा, H ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2O बना लेगा, और Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, MnCl2 बना लेगा, और Cl अकेले रह जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे 4 Cl है ना, 2 Cl यहाँ पे, 2 Cl यहाँ, तो यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का गुणा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, MnCl2 तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, लेकिन इसको याद करो ना, समझ लो, जरूरी है कि हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। इसको तो पता होगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये मैग्नीज क्लोराइड है, ये जल है, ये क्लोरीन गैस है। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि यम के पास 2 ऑक्सीजन था और यहाँ पे खाली हो गया, यानी कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ पे अगर देखें तो Cl के पास हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी हाइड्रोजन की कमी हुई। तो हाइड्रोजन की कमी हुई तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक क्रिया में एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। अपचयन उपचयन का मतलब हमने समझा कि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो उपचयन को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से समझिएगा, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, तो इसको क्या करो, लिख लो। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं बात बताता हूँ। और नहीं और भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीजें छूट जा रही है तो उसको कमेंट में कर दो। ठीक है, तो लिखो इसको तुरंत। देखो कभी कभी पूछ लेता है कि अपचायक और उपचायक क्या होता है। देखो इसमें हमने अपचयन उपचयन समझ चुके हैं, अब इसके बाद हमको क्या समझना है, अपचायक और उपचायक। तो हेडिंग हम बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं उपचायक। उपचायक को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक। अपचायक, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। इसको हम कहेंगे रिडक्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अंतर नहीं है, परिभाषा है छोटी सी जो हमको समझना जरूरी है। देखो अपचायक, ये उपचायक है। उपचायक का मतलब क्या होता है, उपचायक का मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन करता है, यानी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या कहलाओगे, तो उपचायक कहलाओगे। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, यदि क्या लोग दलाली अपने साथ करते हैं, किसी व्यक्ति को दलाल कब बोलते हैं, जब वो किसी दूसरे के साथ दलाली करता है। दूसरे के साथ दलाली करने पर दलाल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि उपचायक किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ का उपचयन करता है। जो दूसरे पदार्थ का उपचयन करे उसे उपचायक कहेंगे, और जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करे उसे अपचायक कहेंगे। उपचयन अपचयन हम समझ चुके हैं। उपचयन कर रहा है इसका मतलब दूसरे में ऑक्सीजन की वृद्धि कर रहा है, और अपचयन कर रहा है मतलब ऑक्सीजन की कमी कर रहा है। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं ना थोड़ा सा इसका हम एग्जाम्पल में। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक है, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक की क्रिया करेंगे तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक पे 2 प्लस होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो यहाँ पे बन जाएंगे जिंक ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। कॉपर ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अपचयन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब अपचयन क्यों हो रहा है, सोचना होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के गया था। अगर जिंक नहीं होता तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता, सोच के देखो, जिंक नहीं होता तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को भी किसी पदार्थ से बदलने के लिए भी चाहिए। तो जब जिंक है तो ऑक्सीजन इसलिए निकला, जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है इसलिए ऑक्सीजन वहां से निकला। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसकी वजह से हुआ, जिंक की वजह से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। तो ये पदार्थ का नाम क्या है, अपचायक, क्योंकि इसी ने कॉपर ऑक्साइड क्या कर दिया, अपचयन। तो जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है उसे हम अपचायक कहेंगे, क्योंकि इसी पदार्थ की वजह से क्या हुआ, अपचयन हुआ। अब समझो यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया, तो जिंक के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे एक हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन। लेकिन सोचो अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो जिंक को ऑक्सीजन कहां से मिलता। ठीक है, अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो जिंक को ऑक्सीजन कहां से मिलता। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड काम कर रहा है उपचायक का। ठीक है, उपचायक का काम कर रहा है। तो ये है उपचायक और ये है अपचायक। तो ये इसका क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, तो इसलिए अपचायक हुआ, और ये इसका क्या कर रहा है, उपचयन कर रहा है, इसलिए ये उपचायक हुआ। तो परिभाषा में क्या लिखते हैं, देखो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ का क्या करता है, उपचयन माने ऑक्सीकरण करता है, और स्वयं दूसरे का उपचयन करेगा तो खुद का अपचयन करेगा, और स्वयं अपचयित होता है। दूसरे का उपचयन करेगा तो खुद अपचयन होगा ना, अपचयित होता है। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उपचायक कहेंगे। पदार्थ को उपचायक कहेंगे, तो उसे हम उपचायक कहेंगे, उसे उपचायक कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी लिखना है। अब ये तो अपने मन से लिख सकते हो यार, क्या बताऊं मैं, इसको तुम अपने मन से ही लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या अपचयन करना है, जब रासायनिक प्रक्रिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ का यहाँ पे उपचयन है तो इसमें क्या लिख देना है, अपचयन लिख देना है। चलो कोई बात नहीं, लिख देता। जब किसी रासायनिक
अब क्रिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है और स्वयं क्या होता है, उपचयित होता है, उसे यानी उस पदार्थ अपचायक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस रासायनिक प्रक्रिया में इसके एग्जांपल के साथ समझा है। नहीं समझ आ रहा तो दोबारा करके इसको देखो। अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं हेडिंग हमारा क्या है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग इसका अंग्रेजी में क्या बनाएंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैनिक जीवन इन डेली लाइफ। ठीक है, इन डेली लाइफ कि दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव क्या है, मतलब कैसा प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक समझने वाले हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक जो होने वाला है पहला, वो टॉपिक है संक्षारण। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, 1-2 साल के अंतराल में ये टॉपिक जरूर आता है। तो लिखेंगे हम पहला संक्षारण, इंपोर्टेंट है। ठीक है, संक्षारण को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परिभाषा इसके क्या लिख देंगे कि जब कोई धातु या धातु से बनी वस्तु लंबे समय तक अम्ल, आर्द्रता या वायु की उपस्थिति में, लंबे समय तक अम्ल, आर्द्रता या वायु की उपस्थिति में रहती है तो वह वस्तु, तो उसकी बाहरी परत, किसकी, धातु की या फिर धातु से बनी वस्तु, तो उसकी बाहरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या तो नष्ट होने लगेगी या फिर उसका रंग बदल जाएगा, यानी बदरंग हो जाएगा, खराब रंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इतना समझते हैं ना संसार में कि जब भी कोई धातु या धातु से बनी वस्तु लंबे समय तक अम्ल के उपस्थिति में रहे या आर्द्रता वायु की उपस्थिति में रहे, यानी नमी वाली वायु जिसमें जल की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा दोनों, तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। तो क्या होता है, जब लंबे समय तक इनकी उपस्थिति में रहती है तो उसकी बाहरी परत धीरे धीरे क्या होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्षरण होने लगता है। तो उसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जब भी लोहे में जंग लगता है तो उसमें हम देखते हैं कि लोहे की जो बाहरी परत है वो मूर्छा खाकर, यानी जंग लगकर धीरे धीरे छटती रहती है, झड़ती रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना, यानी जंग लगना कहते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा चांदी की सतह पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, तो आपने देखा होगा अपने घर की महिलाओं को या फिर बहनों को कि जो वो आभूषण पहने रहते हैं चांदी का, उसको उस पर ना काली परत चढ़ जाती है, जिसे वो क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, जिसे हम मंजन नहीं करते हैं, मतलब दांत वाला ब्रश होता है, उसे क्या करते हैं, उसको धोते हैं। कभी आपने ऐसा देखा हो, और नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, उस पर काली परत चढ़ जाती है, और काली परत चढ़ने की वजह से वो उसका रंग बदल जाता है, खराब नहीं लगने लगता है। तो भी प्रकार का किसका उदाहरण है, संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उसकी उपस्थिति की वजह से क्या होता है कि जो चांदी होता है, एजी होता है, सिल्वर, वो उसे अप्लाई कर लेता है। तो एजी2एस बनाने की वजह से क्या होता है, वो काला हो जाता है। तीसरा हम क्या समझ लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, तीसरा है कि कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना। अब इनका रिएक्शन हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें चैप्टर में जानना जरूरी नहीं, क्योंकि इसको हम किसमें समझेंगे, धातु और अधातु वाले चैप्टर में समझेंगे। वहां पे इनका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे इसमें लोहे में क्या होता है, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड एक प्रकार का जंग लगी हुई लोहे का फार्मूला होता है।
तो वो होता है। फिर उसके बाद चांदी की सतह जो होती है, तो चांदी Ag जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित H2S से अक्रिया कर लेता है, तो हाइड्रोजन Ag सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, काली परत। ठीक है। और फिर कॉपर की बात करें तो कॉपर पर क्या होता है कि कॉपर पर हरे रंग की परत कैसे चढ़ती है, तो कॉपर होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल की मात्रा होती है। ठीक, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ये इसका रंग जो होता है ना वो हरा होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो इनका रिएक्शन हम धातु धातु वाले चैप्टर में समझेंगे, अभी तो हम क्यों लिखना समझते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, अगला हमारा है संक्षारण। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही है। नहीं, संक्षारण तो हो गया ना, विकृत गंधिता है। दूसरा हम क्या लेते हैं इसमें, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता माने रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, देखो विकृत गंधिता का मतलब, अधिकतर हमारे जो भोजन बने होते हैं वो तैलीय पदार्थ से बने होते हैं, तेल वसा युक्त भोजन होते हैं। जब इनको खुला में रखते हैं लंबे समय तक, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहती हैं, वायु की उपस्थिति में रहती हैं, तो इनका जो स्वाद होता है और इनकी जो गंध होती है, ये दोनों खराब हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी दुर्गंध देने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। यानी विकृत माने क्या होता है, खराब होता है, विकृत हो जाना, खराब हो जाना, उसकी संरचना बदल जाना, तो गंध इनका खराब हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जब कोई वसा या तैलीय युक्त खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ, जब कोई वसा या तैलीय युक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रहती है, तो मतलब वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन, मेन चीज ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कर देता है, तो उसका स्वाद बदल जाता है। इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ता है, तो मतलब ऐसे समझो कि जो भी इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है ना, उसमें ऑक्सीकरण ही होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ने से हो, या हाइड्रोजन जुड़ने से हो, या हाइड्रोजन निकलने से हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी से हो, तो ऑक्सीकरण होता है इसमें। तो वायु की उपस्थिति में रहती है, तो उसका मतलब खाद्य सामग्री, तो उसका स्वाद व गंध खराब यानी विकृत हो जाता है, तो उसका स्वाद व गंध खराब या विकृत हो जाता है। इसे यानी इस प्रक्रिया को विकृति भी बोल सकते हो, विकृति गंधिता कहते हैं। इसलिए जो हमारे खाद्य सामग्री होते हैं उनमें हम देखते हैं कि अधिकतर वो, अगर हम बाहर से मंगाते हैं, होटल से मंगाते हैं, वो पूरी तरीके से पैक रहते हैं। ठीक है, एकदम पूरी, मतलब ऐसे समझो कि पैक रहते हैं ताकि उसमें वायु घुसने ना पाए, क्योंकि खाना कई दिनों तक भी रखा जा सकता है फ्रिज में रखकर, तो वहां पर खोल कर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाहर रखते हैं तो सुबह का खाना शाम को खाना है, मतलब सुबह का भोजन अगर शाम को करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से पैक करेंगे ताकि ऑक्सीजन उसमें जाने ना पाए। ठीक है, तो ये होता है, ताकि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो तैलीय खाद्य सामग्री क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका गंध स्वाद दोनों बदल जाएगा। नोट में क्या लिखते हैं, थोड़ा सा समझ में करेंगे। अगर हम किसी भी चीज को ऑक्सीकरण से बचाना है तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक का। समझ रहे हो, जब भी किसी पदार्थ को हमको ऑक्सीकरण से बचाना हो ताकि ऑक्सीजन ना जुड़े, तो उसमें हमको क्या मिलाना होगा, प्रति ऑक्सीकारक का। तो आपने चिप्स का पैकेट तो, मतलब चिप्स तो खाया होगा ना दुकान से, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती, क्योंकि वो पूरी होती है, आपने देखा होगा। और चिप्स तेलों में छना होता है, मसाले लगे होते हैं, तो खराब ना हो जाए इसकी वजह से क्या होता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय होता है और वो प्रति ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन निकालकर, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस, माने ये क्या है प्रकार का, प्रति ऑक्सीकारक। प्रति ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, प्रति ऑक्सीकारक उसे कहेंगे जो क्या करता हो, जो ऑक्सीकरण नहीं होने देता, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, गैस भरी जाती है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ज्यादातर मेन दिक्कत क्या है, ऑक्सीकरण होना एक प्रकार के ऐसी रिएक्शन है जिसमें धातु या धातु से बनी वस्तुएं खराब होती हैं, तैलीय व खाद्य सामग्री खराब होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीकरण से बचाव के लिए हमको प्रति ऑक्सीकारक का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन इसमें हम एक पॉइंट और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर किसी खाद्य सामग्री को हमको क्या होता है कि विकृत गंधिता से बचाना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक और हम कर सकते हैं कि उसमें हम, तो पहला हो गया ना, पहला
यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद ये लिखना, आप मिटा देना। तो एक तो प्रतियाक्षी कारक मिला सकते हैं, और दूसरा ऐसे पदार्थ हो, यानी भोजन को जो तेल से बने हुए हैं, ऐसे पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तन में, वायुरुद्ध माने जिसमें वायु प्रवेश न करे, वायुरुद्ध बर्तन में रखना चाहिए, वायुरुद्ध बर्तन में रखना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको नया समझ में आया हो तो दोबारा देखिए, और नया समझ में आया हो कमेंट कीजिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाएगा, आप इसको उठा लीजिए। ठीक है।